सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। कह दो कि न शिकवा लबे मग़मूम से निकले, उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। मशहूर शायर रईस अमरूही ने तो ये अशार लसानी फसादात के दुख पर कहे थे, लेकिन आज कौमी असम्बली में होने वाले फसाद में जमहूरियत का भी जनाजा निकलता सारी दुनिया ने देखा। मोअज़्ज़िज़ ऐवान का वक़ार जिस तरह इसमें बैठने वालों ने खाक में मिलाया, जैसी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की गई, नंगी गालियाँ धमकियाँ दी गईं, इन्हें सुनकर सारे पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा तो जमहूरियत के नाम निहाद अलम बरदारों को नहीं पड़ा होगा, जिन्होंने इस ऐवान के वक़ार को जूते की नोक पर रखा, जो मुंह में आया ऑल फॉल बका, जो हाथ में आया उठाकर दूसरे को दे मारा। आप देखें कि एक इजलास पर अवाम के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, क्या इसलिए कि यहाँ एक दूसरे पर गंदगी और कीचड़ उछाला जाए? सितम यह है कि जब इस मुक़द्दस ऐवान का वक़ार रौंदा जा रहा था तो इसमें क्या हुकूमत क्या अपोजिशन, हर कोई अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डाल रहा था। कोई सीटियां मार रहा था, कोई मादर पिदर गालियां बक रहा था और कोई इस सारे तमाशे को देखकर लुत्फ उठा रहा था। बाकी वज़रा एक तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे। मेरा जमहूरी ऐवान को मछली बाजार बनाने वालों से सवाल है कि ये मंजर, ये गालम गलोच वो अपने ख़ानदान के साथ बैठकर देखने का हौसला रखते हैं? मेरा तो ये मुतालबा है कि जब जब टीवी पर कौमी असम्बली की बराह रास्त कार्रवाई नशर हो तो इसके साथ ये लिखवा दिया जाए कि इसे बच्चे हरगिज़ ना देखें, ख़ानदान के साथ बैठकर देखने से गुरेज करें। ये सिर्फ जज्बाती मुतालबा नहीं, इस ऐवान में बैठने वालों को कौम की राहबरी का दावा है। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि इन राहबरों को अगर हमारे बच्चों ने फॉलो करना शुरू कर दिया था क्या और कर दिया तो क्या माहौल बनेगा। ये सच है कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन ऐसा इख्तिलाफ राय तो जमहूरियत में एतबार उठाने लगा है। ये नौहा सिर्फ एक जगह का नहीं, कौमी असम्बली से लेकर पंजाब असम्बली तक और पंजाब असम्बली से लेकर सिंध असम्बली तक यही नज़ारे हैं। कल पंजाब असम्बली सीटों से गूंजती रही, आज सिंध असम्बली का यही मंजर था। क्या यह है जमहूरियत? माजरत के साथ अगर राहबरों ने अपना रवैया ना बदला तो अवाम का एतबार जमहूरियत से उठ जाएगा और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारे यही राहबर कहलाएंगे। इसी पर हम बात करते हैं असद खरल बाबरडोगर से। असद खरल साहब, ये जिस तरह से हमने आज देखा है नज़ारे, मैं कहता हूँ कि ये आवाज़ बंद कर दें, क्या करें? कौमी असम्बली का इजलास देखना छोड़ दें? किस तरह से समझाएं इन लोगों को, क्या करें? अब मेरा ख्याल है कि थप्पड़ और घोंसे जो है वो तो नहीं मारे गए, लेकिन जिस तरीके से वो भी शायद मंजरनामा हो जाता अगर जिस तरह से ये काम जारी था। अब वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी अली नवाज़ अवान साहब ने बाकायदा बजट बुक जो है वो मारी शेख रोहिल असगर को नून लीग के जो अमन है, और जिस तरह सारे आप उनके चेहरों से उनकी बॉडी लैंग्वेज से देख लें किस तरीके से एक दूसरे को गालियाँ निकाली जा रही थी, किस तरह से एक दूसरे को दस्तों गिरबान होने के लिए एक दूसरे के ऊपर लपक रहे थे, किस तरह सीटियाँ बजाई रही थी, हल्ला गुल्ला हुल्लड़बाजी हो रही थी। उसके अंदर आप कोई कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, ताकि जब अजान शुरू हुई तो उस वक्त भी स्पीकर जो है उनको बताना पड़ा। अपोजिशन लीडर जो है शहबाज शरीफ साहब उस वक्त तकरीर कर रहे थे और हंगामा एक जो है सूरत हाल थी। अब मुझे समझ नहीं आती कि और भी दुनिया के अंदर जब बात करते हैं कि बजट पेश होते हैं तो अपोजिशन जो है अपने मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो पॉइंट करती है कि जनाब ये एरिया यहाँ पे हुकूमत को ये करना चाहिए था, यहाँ पे हुकूमत को ये करना चाहिए था, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। एक लड़ाई का एक मंजरनामा है, वो पंजाब असम्बली हो, वो सिंध असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, तो उसके अंदर वो नज़र आ रहा है। जिस तरह आपने बात किया कि अगर वो बराह रास्त जो अगर स्पीकर बंद माइक बंद ना किए जाते तो जो वो गालियाँ हैं और जिस तरीके से वो कौम पूरी देख रही है, पूरी दुनिया में एक तमाशा लगा हुआ है और भी दुनिया के ममालिक हैं वहाँ पे भी जमहूरियत है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल का कभी भी हमें सामना नहीं करना पड़ा। डिबेट होती है, प्रोटेस्ट होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया जाता है, लेकिन इस तरीके से नहीं है कि गालियाँ दी जाएँ, थप्पड़ रसीद किए जाएँ, किताबें मारी जाएँ और एक दूसरे को धमकियाँ दी जाएँ और गलीज़ गालियाँ जो है वो दी जाए। वहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद थी और किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया गया और जिस तरीके से
ईवान को चलाया गया या चलाने की कोशिश की गई, मैं नहीं समझता कि इस हवाले से जो वहाँ पे बैठे हैं वो उस ईवान को मुकद्दस कहते हैं। क्या मुकद्दस ईवानों में इस तरह की कार्रवाई होती हैं? क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं? एक भी एक नारे हैं, स्लोगन बनाए गए, प्ले कार्ड बनाए गए, लेकिन कहीं भी आवाम की जो बात मुझे तो नज़र नहीं आई। यानी अपने ज़ाती जो मफादात हैं उसके हवाले से बातें की गई, आवाम के हवाले से बहुत कम उसमें आपको चीज़ इसमें मिलेगी। कसूर क्या बाबर डोगर साहब, हम किसका कहें? क्या हुकूमत का कसूर है, अपोजिशन का कसूर है? शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी गई, शोर शराबा, और हुकूमती अरकान कहते हैं कि जी जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म तकरीर नहीं कर सकते, उनको नहीं तकरीर करने दी जाएगी, तो फिर यहाँ पर कोई तकरीर नहीं कर सकेगा, कायदे के खिलाफ भी तकरीर नहीं कर सकेगा। तो अब ये इसी तरह चलेगा, जवाज़ पेश किया जाता है, जी बड़ा कुछ हो जाता है जनाब, बाकी पार्लियामान में भी इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ हमने माजी में देखा है बड़ा कुछ हुआ, तो आज हो गया तो क्या बात है? ये मुक़द्दस हैवान ही है, ये इसी तरह चलेगा, इसमें कोई मसला नहीं। उसामा साहब, ये तो जिम्मेदारी जो है दोनों की है, हुकूमत की भी, अपोजिशन की भी है। बात यह है कि जिस दिन बजट पेश किया जा रहा था, अपोजिशन तो हम उसे बजट को सुन लेती, उसके बाद आपके पास प्लेटफॉर्म है, अपोजिशन लीडर ने तकरीर करनी है, उसको जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ करें। भाई ये क्या बात हुई कि जब बजट पेश किया जा रहा है आपने हुल्लड़बाजी करनी है, आपने जनाब वो बैनर लगाने हैं, आपने नारे लगाने हैं, आपने उसको जो है फाइनेंस मिनिस्टर उसको तकरीर ही नहीं करने देनी। इससे क्या होगा? इससे फिर यही होगा जो अब हो रहा है कि अब जब शहबाज शरीफ तकरीर करेगा तो फिर हुकूमती बेंच जो है वो तो ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा लोग हैं। अब देखिए, वो तो इनको नहीं बोलने देंगे। ये चल रहे हैं कि ये कौमी असम्बली में खदशा है हाथापाई का, और इस हवाले से अब कौमी असम्बली ने कशीदा सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए सेनेट सेक्रेटेरिएट से मदद मांग ली है। आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ से लोग आएँ, अब वो जो गार्ड्स वगैरह होते हैं सारी सिक्योरिटी, वो भी सेनेट से भी आ जाएं, और इनको मतलब ये कोई गली के जिस तरह गुंडे होते हैं, कोई बदमाश होते हैं, मतलब अब ये होगा कि इनको रुकवाने के लिए जनाब के हाथापाई होने लगी है, ये गालिब गलौज से बात आगे जाने लगी है, तो जनाब बुलाएं। अब मुझे लगता है पुलिस को बुलाना पड़ जाएगा इससे आगे। तो समझ साहब, बात सिर्फ इतनी है कि जब इमरान खान तकरीर कर रहे हैं या हुकूमती बंदा तकरीर कर रहा होता है, तो फिर जब अपोजिशन शोर मचाएगी, तो मेरा तो सीधा सा सवाल है कि फिर जब वो उनका बंदा तकरीर करेगा तो फिर हुकूमत भी शोर मचाएगी। अब उसको बर्दाश्त करें। ये तो नहीं हो सकता कि अपोजिशन लीडर साहब जो हैं वो जो मर्जी तकरीर करते रहें। हुकूमती बेंचेस पे ये लाजिम है कि वो खामोशी से सुने, और जब हुकूमत की बारी आए तो अपोजिशन जो है वो शोर शराबा मचाना शुरू कर दे। मेरा एक सवाल है, आपके पास पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है, आपको अपोजिशन लीडर ने तकरीर करनी है, उसने जितना गवर्नमेंट को बजट को रगे सकता है रगे दे, वो इश्यूज़ जो है इश्यूज़ को लेके आए, इश्यूज़ पे बात करे। अब अपोजिशन के पास तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो आए, बात करे, अपना मसला उठाए, टीवी चैनल्स हैं आपके पास, बाहर मीडिया बैठा हुआ है, असम्बली की लाइव कवरेज है, एक एक चीज़ आवाम तक पहुँच रही है। आप इशूज़ टू इशू आएँ, इशू टू इशू बात करें। अगर गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही तो उसको इशू को रेज करें। मसला ये है कि बजट को क्रिटिसाइज करने के लिए इनके पास है ही कुछ नहीं है। इस बजट को कौन से ऐसे इशूज है जिस पे इन्होंने रगड़ा लगाया है? सिर्फ ये है कि जनाब उल्टा गालियां देते रहे हैं और रोला डालते रहे हैं, शोर मचाते रहे हैं। तो आप छोड़ दें, वो अगर बुरा कर रहे हैं तो हुकूमत चुप कर जाए। आखिर जिम्मेदारी ये नहीं होता। आप मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में चल रहा है कि जनाब के अपोजिशन के हमने ना सार्जेंट्स बुलाए जा रहे हैं, और वो भी सेनेट से। कौमी असम्बली के जितने भी सार्जेंट्स हैं वो नाकाफी हो गए हैं। आप देखिए ये मनाजर हम दिखा रहे हैं, और ये गंडापुर साहब भी बीच में आ गए हैं, वो भी अब, और इतने ज़्यादा लोग बीच में आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये लग रहा है कि ये तो ऐसे जैसे एक दूसरे को मारने के दर पे हैं। वो देखें आप, यानी क्या क्या चीज़ें एक दूसरे के मुंह पर मारी जा रही हैं। असद खरल साहब, ये क्या करें इन लोगों का, किस तरह समझाएं? क्या बंद कर दें, ताले लगा दें, इनका आना बंद कर दिया जाए? किस तरह से आप देखें? और अब पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं कि ये हमारे मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, जिनको हमने असम्बलियों में इसलिए भेजा था कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए वहाँ पे लेजिस्लेशन करेंगे। लेकिन वहाँ पे लेजिस्लेशन तो नहीं हो रही, लेकिन लोगों को एक जिस तरह होता है ना, एक रेसलिंग की तरबियत दी जा रही, वहाँ पे कुछ जूडो कराटे सिखाए जा रहे हैं। कोई इस तरह लग रहा है कि ये कोई अकेडमी है, वहाँ पे जिस तरह कोई दंगल हो रहा है, कोई एक पहलवानों का दंगल हो रहा है। वहाँ जो सार्जेंट है, मैं अभी देख रहा हूँ कि सार्जेंट हो गया, देखें वो सार्जेंट और कोई क्या करें, कहा जा रहा है लोग हैं जब शुतर बेमुहार हो जाएंगे। हाँ जी, कारकुनान भी जख्मी हुए, यानी जो रुकन है कौमी असम्बली के, शायद तहरीक इंसाफ की खातून रुकन है, देखिए मलिका बुखारी साहब, वो सिक्योरिटी, इसके अलावा सिक्योरिटी स्टाफ भी जख्मी हुआ है। ये तो हाल हो गया बाबर डोगर साहब, किस तरह करें? हमें ये दुख हो रहा है ये सब कुछ सुनते हुए, देखते हुए,
कि ये मेरा ख्याल है बड़ों को बीच में आना चाहिए, पार्टी लीडर्स को बीच में आना चाहिए। कहाँ है जरदारी साहब, बिलावल, शहबाज शरीफ, इमरान खान, वो बैठे और अपने अरकान को मना करें। चीफ विप होते हैं, मेरे ख्याल अहमद डोगर साहब हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो लोग बीच में रोके। चीफ विप क्या करेगा? मुझे एक बात बताएं, मैं तो फिर सीधी सी बात कहता हूँ, बिलावल भुट्टो भी यहीं पे बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ भी वहाँ पर बैठे हुए थे। जब मेरा मतलब है कि फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे, उस दिन जो इन्होंने शोर शराब मचाया, ये जो स्पीकर के चैम्बर के सामने सारे इकट्ठे हो गए, वहाँ पर ये शोर मचाते रहे, उस दिन चुप करके तहम्मुल से तकरीर सुनते। एक सिविलाइज्ड माशरे में तो यही होता है ना कि ठीक है, हुकूमत जो है वो बजट पेश करना है, बजट आप बजट नहीं, या तो बजट को डिफीट कर दें। डिफीट करने का एक तरीका ये है कि आप वहाँ से उनको उसको पास ना होने दें। पास होने के लिए आपको वहाँ पर कोई चाकू छुरियाँ तो नहीं चलानी, आपको तादाद चाहिए। ये तो नहीं है आप जितना मर्जी शोर मचा लें, जो मर्जी कर लें, उससे बजट तो पेश हो ही गया। दोनों तरफ से दावे हैं। मरियम नवाज साहब अलग कह रहे हैं कि हुल्लड़बाजी हुकूमती अरकान ने की, मलिका बुखारी साहब जख्मी हैं, उनकी वीडियो भी आप देख रहे हैं, अभी हम दिखा रहे हैं, फवाद चौधरी ने ये शेयर भी कर दी है, और उन्होंने कहा है जी ये सारा कुछ जो आगाज़ हुआ है ये अपोजिशन के बंदे की तरफ से हुआ है, वहाँ से ये काम शुरू है। फवाद चौधरी ने बाकायदा ट्विटर पर ये वीडियो भी शेयर की है और ये इल्ज़ाम भी लगा दिया है। अब क्या कोई ये लड़ाई अली गौहर बलोच के नारों से शुरू हुई है, फवाद चौधरी कह रहे हैं इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई बैठना चाहिए। पहले भी हुआ था, आपस में डिसीजन हुआ था कि माहौल को बेहतर रखा जाएगा, मामले को चलने दिया जाएगा। आप सही कह रहे हैं, यकीन करें कि अगर पार्लियामेंट को सही तरह चलाया जाए तो हुकूमत पर सबसे ज्यादा जलसों से नहीं, जो पार्लियामेंट में आप तकरीर करेंगे वो हर जगह उसकी कवरेज होगी, उसके असरात और होंगे। आज तो अब कल तमाम अखबारात में क्या होगा, सबसे बड़ी हेडलाइन ये होगी, हर चैनल पर हम भी हर प्रोग्राम में जाहिर है यही बात करेंगे कि जनाब हुल्लड़बाजी होगी, लड़ाई होगी, गाली गलौज होगी, इसको जख्मी कर दिया, ये चीज मार दी, वो चीज मार दी। हो क्या रहा है वहां पर? कोई अवामी बात हो नहीं रही। मेरी अर्ज सुन लें, अगर शहबाज शरीफ को FIA ने नोटिस कर दी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप असम्बली में जाके आप हुकूमत पे चढ़ाई कर दें, अटैक कर दें। और भाईजान अगर सब्सिडी ली है तो जाके FIA में जवाब दें। आपने सब्सिडी ली है, आपने पैसा खाया है, अगर उसमें सलमान शहबाज हैं, उसमें हमदा शहबाज है, उसमें शहबाज शरीफ हैं, जाके FIA में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। अगर नैब आपको पूछती है तो नैब को अपना जवाब दें। उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप असम्बली में पकड़ के जनाब आप असम्बली को का सारा डेकोरम ख़राब करें, आप हुकूमत पे अटैक कर दें, नारेबाजी शुरू कर दें, गालम गलोच शुरू कर दें। ये तो समझा, फिर इस तरह तो अदारे नहीं चल सकते, फिर तो अदारों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरा मतलब है कि अगर आपने ये वही है ना कि जब इमरान खान बाहर बैठा हुआ था उस वक्त ये कहते थे पार्लियामेंट में आओ, पार्लियामेंट में आके बात करो, हमारे साथ बात करो। अब पार्लियामेंट में ये जो गाली गलौज शुरू कर दी हुई है, इससे तो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट जो है ये चले ही ना। अच्छा, और हम साबित कर रहे हैं कि पार्लियामेंट चलने के काबिल ही नहीं। बिल्कुल पहले होता था असद करल साहब कि जी वक्फा ले लेते हैं और मामला ठंडा हो जाएगा। इस दफ़ा वक्फे में ज़्यादा काम ख़राब हुआ है, इस वक्फे के दौरान हाथापाई हुई है। ये जख्मी जो हुए हैं जिसमें सार्जेंट्स को बुलाया गया ही नहीं, कौमी असम्बली के जितने भी सार्जेंट थे वो कम पड़ गए। और जनाब सेनेट से कहा जा रहा है, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि आखिरी दफ़ा इस तरह कब हुआ। मुझे याद है कि मुराद सईद और शाहिद खान अब्बासी में भी इस तरह से हुआ और दफ़ा भी हुआ, लेकिन ये कभी नहीं मुझे याद आ रहा रिसेंटली कि जी सार्जेंट सेनेट से भी बुलाने पड़ जाए कि अब इतने बड़े लोग इतनी बड़ी तादाद में आपस में लड़ पड़े। वरना होता था कोई ना कोई बीच में आता था, कोई छुड़ाने बीच में आता, कोई सीनियर आता था। तो ये इस तरह तो नहीं अवान चल सकेगा, कहीं तो बैठ कर बात होनी है। नहीं उसामा साहब, नून लीग की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, प्रोटेस्ट भी होते थे, वॉकआउट भी होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन इस तरह देंगा मुश्ती का जो मंजरनामा है ना, मैं पंजाब असेंबली में मैं देखता रहा हूँ PTI के लोगों को मारते रहे हैं, PTI के लोगों पे चढ़ाई करते रहे हैं। यही का स्पीकर जो यहाँ पर जो पंजाब असेंबली के स्पीकर थे वो जनाब जिस तरह से उनकी ट्रीटमेंट थी, उस वक्त अपोजिशन है क्या थी? 24 बंदों की सारी 25 बंदों की अपोजिशन थी, वो भी नहीं इनसे बर्दाश्त हो रही थी। मैं खुद देखता रहा हूँ जिस तरह से उनको यगमाल बनाया जाता है, जिस तरह से सार्जेंट ऑफ आर्म जो है वो आके उनको बाहर निकालते रहे हैं, उनके जो बंदे हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता था। तो सर ये तो नून लीग करती रही है इसमें तो और अब जो है अब नेशनल असम्बली है, वहाँ पर अगर बजट पास हो रहा है, बजट पे पेश किया जा रहा है, मेरा सवाल ये है कि जनाब आप बजट को सुने, जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि आप खुल के आए, बजट की एक एक डॉक्यूमेंट पढ़ें, अवाम को गाइड करें, अवाम को बताएं कि इसमें क्या मसला है, क्या गवर्नमेंट ने 2 नंबरी की है, क्या घपला की है। ये अपोजिशन की जिम्मेदारी है, आपके पास इस चीज़ का मैंडेट है। लेकिन ये तो नहीं है कि आप जनाब बजट वाले दिन आप वहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दें, गालम गलोच शुरू कर दें, रोला डालना शुरू कर दें। जब आप इस तरह करेंगे तो मुझे समझ से इतना बता दें, अगर ये उस दिन खामोश होते तो आज शहबाज शरीफ भी खामोशी से सारी तकरीर सुन लेते।
बड़े अच्छे से तरीके से तकरीर हो जाती, आपकी सारे बात सुन सही भी है। लेते, उस पर जनाब उस पर गवर्नमेंट अपना जवाब भी देती, उस पर फाइनेंस मिनिस्टर भी अपना जवाब देते, बिलावल भी आए वो भी तकरीर करें, सारे तकरीरें करें। बजट को आप जितना रगेद सकते हैं उतना रगेदें, ये आपके पास आईनी हक है। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप, ये नहीं हो सकता कि अगर आप असम्बली में आप कहें कि हम फाइनेंस मिनिस्टर को तकरीर नहीं करने देंगे, हम उस दिन उधम मचाएंगे, हम उस दिन शोर मचाएंगे और जनाब दूसरी तरफ से भी होगा। लेकिन वो जवाब नहीं है बाबर साहब कि अगर उन्होंने गलत किया है तो अब हुकूमत की तरफ से किया जाए, वो जलती पर तेल का काम है तो फिर टिट फॉर टैट के तुमने किया हम करेंगे। मगर एक वीडियो ये भी वायरल हुई थी असद खलील साहब के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से, तहरीक इंसाफ के एक कौमी असम्बली के मेंबर, उन्होंने जुमले कसे, वो पूरी वीडियो नजर आ रही है, मुसलसल वो बातें कर रहे हैं, वो जुमले कस रहे हैं, बात फिर वो कहा जाता है जी इसी तरह से मुराद सईद को कहा था अब्दुल कादिर पटेल ने, इस वजह से किया। तो ये तो कोई हल नहीं नजर आ रहा, हर बात का कोई ना कोई जवाब दे दिया जाता है जी उसने किया था, उसने कहा था, इस तरह भी है कि उसने पहले भी आपको पता है इस माहौल को बेहतर करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम पार्टियों के लोगों को इकट्ठा किया था चैम्बर के अंदर, फिर उनको ये कहा था कि अपनी अपनी पार्टी के जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, लेकिन वो कमेटियां जो हैं वो भी गैर फाल होकर रह गई। आज जिस तरह ये मंजरनामा पेश हो रहा है, ना तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहीं नज़र आ रहे हैं हमें कि अपनी पार्टी को वो रोके, ना शहबाज शरीफ साहब जो है वो नून लीग को रोकते हमें नज़र आ रहे हैं, ना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या उनकी जानब से जो PTI के जो मिनिस्टर्स हैं वो रुकने में नहीं आ रहे। तो मामला ये कि हर तरफ से ये जो है, हाँ ये बात ज़रूर होती है कि जो हुकूमत कोई भी पार्टी होती है उसको अल्टीमेटली पेशेंस ज़्यादा उसको ही दिखाना पड़ता है, लेकिन ये भी तरीका ठीक नहीं है कि आप हुकूमत पेशेंस दिखाती रहे और अपोजिशन जो है अपनी जब उनका टाइम हो तो उस वक्त वो इस तरह उलटबाजी करे। मरियम साहिबा कह रही है जब इंसान मायूस हो जाता है तो जुबान दराज हो जाता है। वो सारे का सारा कसूर ये कह रही हैं कि जनाब ये तहरीक इंसाफ के लोगों का है, उनके लोगों में से तो शायद किसी ने हाँ कुछ कहा ही इसमें फुटेज में बिल्कुल नून लीग वाले बड़े पुरअमन बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी के बाकी अपोजिशन के लोग और ये PTI के लोग ही वहाँ पे नज़र आ रहे थे। अब मलाइका बुखारी ने खुद ही अपने आप को किताब मार के जख्मी कर लिया होगा मेरा ख्याल। मामला ये है उसामा साहब, इस तरह नहीं होता। ये जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया गया है, जिस तरीके से एक इब्तिदा की गई है, तो ज़ाहिर बात है जब आप ये चीज़ की इब्तिदा करेंगे तो दूसरे लोग भी जो है वो भी उसका जवाब तो देंगे। देखिए बाबा साहब ये जो हम इलेक्शन में देखते हैं चल जाती हैं गालियों से तो बात आगे चल जाती है, डंडे और ये इस तरह से एक दूसरे को मार रहे होते हैं, तशद्दुद हो रहा होता है, फायरिंग तक अभी हमने देखा डस्का के इलेक्शन में इस तरह लोग जहां बाक हो गए। तो फिर इस वजह से ही होता है कि जब ये लीडर जो होंगे जिनको वोट देकर लोग यहाँ पहुंचा रहे हैं वो इस तरह की हरकतें करेंगे, यहाँ पर इतना तशद्दुद होगा, तो ये जब वहां पर वोटिंग का अमल होता है तो कितना ये तशद्दुद पर उभार देते होंगे लोगों को कि जिंदगी और मौत का मसला बना देते हैं वोट को कि सीट जीतनी है, चाहे किसी को मारना है तो मार दो, कोई मसला नहीं। आज उसामा साहब मैं तो फिर वहीं पर आज FIA जो है उसने शहबाज शरीफ के को बुला लिए और मैं आपको ये भी बता दूं कि उनकी गिरफ्तार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर उन्होंने कबल अज़ वक्त बेल ना ली तो उनकी गिरफ्तारी के बहुत ज़्यादा चांसेस चले और गिरफ्तारी के ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, मेरे FIA में जो मेरे सोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा उनके पास एविडेंसेस हैं। अच्छा। और अगर ये पहले ही बेल लेके चले गए तो प्रीएम्प्टिव बेल ले ली तो ये अलहदा इशू है, अदरवाइज वो इसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। इशू ये है कि आपने 24 अरब रुपए की सब्सिडी दी, उस पर अपनी वजाहत दें, अपनी स्टेटमेंट दें। FIA ने ये FIA वाले ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ से रिटर्न स्टेटमेंट मांगी थी। अच्छा। उन्होंने जो तोता मैना की कहानियाँ सुनाई हैं उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए। वो ये चाह रहे हैं कि जो उनको सवाल किए गए उसके रेलेवेंट जवाब दें। ये शुगर स्कैंडल के हवाले से, बिल्कुल शुगर स्कैंडल, ये जो उस पर इन्होंने सब्सिडी ली है ये उसी हवाले से सारा कुछ है, उसी हवाले से उनको बुलाया जा रहा है। ये जो 24 अरब के फेक अकाउंटों में गए हैं सारा पैसा, उसको FIA देख रही है, जो बाद में मनी लॉन्डर हुआ उसको FIA देख रही है, उसी वाले से इनको बुलाया गया। ये जो इनके मुलाजमीन जो शुगर के नाम पर अकाउंट खुलवाए गए और शुगर मिल का सारा पैसा जो था वो उधर ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसी वाले से इनको बुलाया गया। ये तो फिर जानबूझकर वो मामला शायद इस वजह से भी ये इतना गर्म किया गया है। अब इसी से जोड़ते हैं अगर नैब को, तो नैब के चेयरमैन जो बातें कर रहे हैं वो कहते हैं कि जनाब नैब की वजह से तो एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। अब ये असद खलील साहब बिल्कुल अजीब बात है, बिल्कुल उलट बात है, क्योंकि अपोजिशन ये कहती है कि जनाब बेड़ा गर्क हो गया। जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो कहते हैं कि जी हम पहले दिन से कह रहे हैं नैब और मईशत इकट्ठी नहीं चल सकती, नैब और मुल्क इकट्ठा नहीं चल सकता, नैब और तरक्की इकट्ठी नहीं हो सकती। ये शाहिद खान अब्बासी भी कह चुके हैं, ये सबका मौक़िफ़ है, हर अपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं सब ये कह रहे हैं कि जनाब नैब के होते हुए तो ये मुल्क चल ही नहीं सकता।
आज चेयरमैन नैब ने और कहानी बताई है। वो कहते हैं जी एक्सपोर्ट अगर बढ़ी है तो नैब की वजह से बढ़ी है। वो कहते हैं एक मिसाल दे दें कि जी नाब किसी सरमायाकार ने आने से इनकार किया हो कि जी नैब की वजह से मैं नहीं आता, तो कहते हैं नैब को गालियाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं। जो नैब में पेशी भुगत रहा होता है, अदालत में कहीं पेशी भुगत रहा होता है, 1 घंटे बाद वो गालियाँ दे रहा होता है नैब। एक मामला ये है कि लाहौर में चेयरमैन नैब थे और तकरीबन 90 करोड़ रुपया जो है वो जो लुटने वाले लोग हैं, मुतासरीन हैं, उनको नैब ने रिकवर करके तकरीबन 1 अरब की अमाउंट है तकरीबन, वो उसको उनके हैंड ओवर की है। तो इस तरह पहले भी दे चुका है। इससे पहले मैं अगर शहबाज शरीफ साहब की बात करूं तो FIA ने 22 जून को उनको बुलाया। इससे पहले 2 दफ़ा उनको सवालनामा भेजा गया था। लास्ट जो सवालनामा था वो जनवरी 2021 में भेजा गया था दूसरी मरतबा। शहबाज शरीफ साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि अता तारड़ साहब जो है वो उनका जवाब जमा कराएंगे, जो कि नहीं जमा कराया गया। FIA ने उनको बराह रास्त ये बताया है कि आपने 2 दफ़ा आपको सवालनामा भेजा गया, आपने जमा नहीं कराया और 25 अरब रुपए जो है उस पर जवाब देने हैं कि रमज़ान शुगर मिल और अल अरबिया जो शुगर मिल्स है इस हवाले से और दीगर जाली अकाउंट्स में जो भेजे गए और निकले गए, ये इसका आपको इस हवाले से क्या इल्म है और उस हवाले से हमें तफसीलात बताएं। आप कह रहे हैं कि वो डोगर साहब ने बात की कि वो मे बी प्री अरेस्ट जो बेल करा के FIA के पास जाएं और नहीं जाएंगे तो FIA उनको गिरफ्तार कर सके। आपको ये भी आपको मैं बता दूं, अपडेट कर दूं कि जहांगीर तरीन साहब जो है उन्होंने अपनी जो अबूरी ज़मानत है वो वापस ले ली है। उन्होंने अपनी ज़मानत वापस, जी वो तो FIA ने कहा हमें भी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। अच्छा, ज़मानत वापस 2 सूरतों में मुलज़म लेता है। या तो उसको ये यकीन हो जाए कि उसको वो पुलिस या FIA जो गिरफ्तार नहीं कर रही, या उनके पास कोई ऐसे शवाहिद ठोस नहीं है जिससे मुलज़म को ये यकीन हो जाता है कि उसको अभी बेल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इदारा का जो गिरफ्तारी का खौफ है उस बंदे को हट जाता है, इसलिए वो बेल वापस लेता है। दूसरी जानब बाज़ दफ़ा पुलिस या FIA जो कोई इदारा होता है वो मुलज़म को कह देता है कि आप अभी बेल अपनी वापस ले लें क्योंकि आपकी गिरफ्तारी हमें अभी रिक्वायर नहीं है। तो बहरहाल एक बेल तो वापस होगी। जहांगीर तरीन साहब जो है अब उनको बार बार पेशियों की ज़रूरत नहीं होगी, FIA ने जब पकड़ना होगा वो पकड़ लेगी। तो इसका मतलब ये है कि वो मामला थोड़ा ढीला डाला होगा। दूसरा मामला अब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आ गया। क्या शहबाज शरीफ साहब प्री अरेस्ट बेल करके जाते हैं? अगर प्री अरेस्ट बेल करके लेके जाते हैं फिर तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक उनकी बेल है, और उसके बावजूद भी उनको अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो इसका मतलब फिर यही है कि FIA के पास अभी उतने एविडेंस नहीं है जो कि उनकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी होंगे। अच्छा। तो अब ये मामला है। बाकी जो चेयरमैन नैब जो हैं उन्होंने बात की है। देखिए खैर साहब, जो मेरी इतलात हैं उसमें आपने जिस तरह से कहा कि इन्होंने वहाँ पे जवाब जमा करवाया ही नहीं है, 2 दफ़ा इनको मौका दिया गया, ये FIA का मौका जमा करवाया ही नहीं है। ठीक। दूसरी बात ये है कि चूँकि जवाब जमा नहीं करवाया और जो भी अब जिनको ज़ाती तौर पर बुलाया गया है और अगर वो FIA को सेटिस्फाई ना कर सके तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और DG FIA भी चेंज हो चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे लग रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वाज़ेह नज़र आ रही है। और जवाब किस तरह के आते हैं कि जी चेयरमैन नैब में शर्मो हया है तो LNG का जाली केस ख़त्म करे शाहिद खान अब्बासी। भाई आप अदालत में जाकर सबूत देकर ख़त्म करा लें केस। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि किस तरह से कराची में ऑपरेशन हो रहा है तजावुज़ात के ख़िलाफ़, उसमें लोग क्या कह रहे हैं, और सिंध के बजट पर भी बात होगी ब्रेक के बाद। अब पता चला कराची में अगर कोई बेहतरी आनी है तो ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ही कुछ करना पड़ता है। चाहे अमन अमान की सूरत हाल हो तब भी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट, चाहे आप देखें कि सैलाब की सूरत हाल हो जाती है, लोगों के घर बह जाते हैं, लोग जाँ बाक हो जाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट। कोई एक इलेक्ट्रिक का मसला हो, बिजली के करंट लगने का मसला हो तो तब भी सुप्रीम कोर्ट। यानी कोई मामला है यहाँ पर, सीवेज का मसला हो तो सुप्रीम कोर्ट से अहकामात आएंगे, हत्ता के कराची सर्कुलर रेलवे उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट। यानी ऐसे लग रहा है कि गवर्नेंस कोई नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई हुक्म होगा तभी कुछ होना है। अब उसी हवाले से एक जब झंझोड़ा गया इंतज़ामिया को तो जनाब इंतज़ामिया पहुँच गई। अब ये अलादीन पार्क, इसमें तजावुज़ात अब कई साल से, यानी पार्क तो कराची में बचा ही कुछ नहीं ना, कोई दरख्त भी नहीं छोड़ा। अगर एक दरख्त ने भी कुछ जगह ली हुई थी तो वहाँ पर भी उसको काट कर तो जनाब कोई कब्ज़ा करवा दो।
और अब भी हर आदमी जानता है कि ये जो कराची में, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दफ़ा फिर अलर्ट जारी किया गया है कि बारिशें मामूल से ज़्यादा हो सकती हैं, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। अभी हाल ही में देखा, और वही नाले जिनका कहा गया था कि जिनके इर्द गिर्द से तजावुज़ात हटाएं, वो नहीं हो सका। अब भी सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं और उसके बाद इस तरह के काम हो रहे हैं। अब असद खरल साहब, ये जिस तरह से पार्क की, अब मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने कहा कि पार्क की 52 एकड़ ज़मीन पर 10 से 12 एकड़ पर क्लब और शॉपिंग मॉल कायम है, पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि ये तब सो रहे होते हैं सारे इदारे कि जब ये कब्जे हो जाते हैं, अब लड़ाइयाँ हो रही हैं, अब वहाँ पर जितने लोग हैं जिनका कब्जा है वो पुलिस से लड़ रहे हैं। पोश इलाका है, गुलशन इकबाल, और वहाँ पे अलादीन पार्क है। वहाँ पे जिस तरह बताया आपने खुद ही अभी कि 52 एकड़ पर मुहित है, जहाँ पे तजारती सरगर्मी की इजाज़त नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पे शॉपिंग मॉल बन गए, पवेलियन क्लब बन गया, और उसके बाद क्लब बन गए वहाँ पे, और मुख्तलिफ जनाब शॉप्स बन गई। और उसके ऊपर चूँकि बल्दिया उज़्मा जो है वहाँ पे उन्होंने लीज़ पे भी दी थी, पैसे बटोरे उन्होंने। वो इलाका, वो पार्क, वो जगह जहाँ पे तजारती सरगर्मियों की इजाज़त ही नहीं है, उसके बावजूद वो दुकानें पैसे लेकर उन्होंने लीज़ पे दे दी, वहाँ पे क्लब बनवा दिए, पवेलियन, और वहाँ पे शॉपिंग मॉल खड़े करा दिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट जो है उसका हुक्म है, और अल्टीमेटली ना चाहते हुए भी जो इंतज़ामिया उसको जाना पड़ा, और वहाँ पे लोग जो है वो उन्होंने गेट बंद कर दिया, उन्होंने पुलिस जो है उसके ऊपर यानी उन्होंने एहतजाज किया, और वो जो ऑपरेशन है उसको रोकने की कोशिश की, जिस पर जो सीनियर डायरेक्टर है इंक्रोचमेंट, जिस तरह उन्होंने बताया, तो उन्होंने फिर पुलिस की नफरी भी बुलाई और मज़ीद भी, और बिल आखिर जो ऑपरेशन है वो जारी है। अब ये मुझे बताएं कि क्या ये काम जो है ये सुप्रीम कोर्ट का है? ये काम तो हुकूमत का, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत तो वो ऐसे गैर कानूनी जो इक़दामात है, जो स्टेट लैंड है, जो सरकारी जगह हैं, जो पार्क्स हैं, उनको तो वो बंदर बांट करती है, पैसे लेकर चाइना आपने बताया था कायदे आज़म के इतराम में वहाँ पे भी चाइना वहाँ पर काम शुरू होने लगा था। तो ये तो कब्रिस्तान नहीं बचे बाबर डोगर साहब, कोई जगह नहीं कराची में। सुप्रीम कोर्ट को बिलाकर क्यों होता रहा है? अब उनको निकालना भी एक मसला बना हुआ है। आप देख लीजिए, वो वहाँ पर पथराव शुरू हो गया, पुलिस वहाँ पर गई है। तो पहले तो यही इदारे मुलव्वस होते हैं, नहीं कि अफसरान, वो फिर रिटायर हो जाते हैं। वो सर वो क्या, वो माली वगैरह जो भर्ती हुआ था, वो क्या कई पार्क्स वगैरह के इदारे में कहाँ तक पहुँचा, और वो अरबों खरबों का मालिक, उसकी गाड़ियाँ और तिजोरियाँ देखें आप। तो ये सारा ऐसे नहीं होगा, यानी पार्क्स बेचने में वो लोग मुलव्वस हैं, पुलिस होती है कब्जे कराने में। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम ही ये है कि जनाब वो सरकारी ज़मीनें बेचने का काम है। इस तरह से औने पौने पैसे लेके लोग कब्जा करा दो, और बाद में फिर लोग जनाब आ जाते हैं कि जी हम तो इतने साल से बैठे हैं, हम क्या करें। बाबू साहब क्या करें आप? समा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो ऑर्डर दे दिए कि वहाँ से नाजायज़ तजावुज़ात जो हैं उनको उठा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को एक स्टेप आगे जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको अब ये चाहिए कि वो तमाम लोग, वो तमाम अदवार जिस दौर में ये ज़मीनें लीजिंग पे दी जाती रहीं, जबकि वहाँ पर ज़मीन लीजिंग पे नहीं दी जा सकती थी, उन सारे लोगों को कटहरे में बुलाएं और उनसे पूछें कि जनाब आपने किसके हुक्म पर, किस अथॉरिटी के तहत ये सारी ज़मीन जो है ये इस तरह से बांटे। वो खौफ खुदा नहीं है कि 56 कनाल की जगह पार्क के लिए है, और उसमें से 13 एकड़ जो जगह है वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए चली गई। और वो जो 13 एकड़ जगह दी गई, वो किसी ना किसी ने तो अपने नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल किया, किसी ना किसी ने तो इजाज़तनामा दिया। वो सारे लोग जो इस एक्टिविटी में मौजूद हैं, शामिल हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनसे ये पैसे रिकवर करने चाहिए, और ये पैसे इन लोगों को वापस करने चाहिए जो जिन्होंने ये खा के और वापस। ये जो लोग अब इतना मुझे एक बात बताएं, ये जो अब इतना कुछ सब कुछ कर रहे हैं, इनको उस वक्त नहीं पता था कि ये कहाँ पे जगह बना रहे हैं, ये जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं कहाँ पे कर रहे हैं, ये कमर्शियल प्लाजा बना रहे हैं कहाँ पे बना रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सारा कुछ जो है ये मिल मिला के हुआ है। इन्होंने पैसे दे के, रिश्वत दे के वहाँ पर, और जानबूझ के इस तरह की जगहों पे कहना बड़ा आसान है, आपकी बात सही है, लेकिन एक अमीर आदमी है वो तो चला जाएगा जनाब DHA और दीगर जगहों पर जाकर ले लेगा। एक गरीब आदमी उसको लग रहा होता है कि अच्छा यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी जनाब हो जाएगी, और सरकारी लोग अगर बीच में हैं, वो कह रहे हैं ना हम आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आपको कब्जा भी दे रहे हैं, सब जगह दे रहे हैं, उनको कहाँ पता कि क्या होगा बाद में, क्या सारे डॉक्यूमेंट जिसको यहाँ पे जगह मिल रही है उस सबको पता है। कोई इतना मासूम चूचा नहीं है कि उसको नहीं पता कि ना ये जगह है, ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। नालों गिर्द गिर्द घर बनाए हैं सर, उनका क्या? अब जो उन्होंने पैसे लेकर नहीं, अब जो रोला डाल रहे हैं, अब जो मुझे एक बात बताएं, सिर्फ इन्हीं का कसूर है जिसको निकाला जाए। साहब मेरी अर्ज सुन लें, अब ये बरसात आएगी,
नाले ओवरफ्लो होंगे, जब नाले ओवरफ्लो होंगे और वो सारे साथ साथ घर जिन्होंने नाजायज़ तजावज़ात हैं, जिन्होंने सरकारी जगहों पे कब्ज़े कर करके नाले की ज़मीन पे कब्ज़े कर करके ऊपर घर बना लिए, जब उन घरों में पानी जाएगा तो सबसे पहले शोर भी वही मचाते हैं कि देखिए जी ये गवर्नमेंट से नाले का पानी जो है ये नहीं संभाला जाता। असल चीज़ ये है कि सारे नाजायज़ तजावज़ात हैं, सबने कब्ज़े किए हुए हैं, लेकिन सब जिन्होंने नहीं भी किए वो भी डूबते हैं। उसकी वजह यह है कि पूरा एक प्लान था कराची का, वो मैंने स्टडी किया, जहां तक मुझे याद है कि छोटे छोटे नाले आप कह लें, वो पूरे कराची में एक पूरा जाल था। जब आप अतराफ में दुकानें बना दे, ऊपर उनको छत देंगे तो उनको सफाई नहीं हो सकती, वो तो खत्म हो गई, जा नहीं सकती, ना साइड से गुजर सकती है, ना ऊपर से सर बंद ही हो गए। छोटे नाले जो थे जो पूरे कराची से इकट्ठा करके पानी जब सैलाब का होता था, और वो सिर्फ इसलिए थे सीवेज का अलग है, बंद हो गए, और जो बड़े हैं उन पे भी कब्जे कर लिए, उनके साइडों पे दुकानें बना दी, प्लाजे बना दी, और ऊपर भी उनको छतें डालकर वहाँ पे यहाँ पे ये यहाँ का एक ऑपरेशन लाहौर में भी होने वाला है। यहाँ भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगह वागजात कराई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो मैं दिखा सकता हूँ कि बहुत बड़े बड़े प्लाजे खड़े कर दिए गए नाले के ऊपर प्लाजे खड़े किए गए और अरबों रुपए की वो ज़मीन बेच दी गई है। ये चीज़ें लाहौर में भी हैं, ये कराची में जो कुछ हो रहा है। अब इस तरह का एक ऑपरेशन जो है लाहौर में भी चाहिए, क्योंकि मेरी जो इतलात है कि यहाँ पे 2 की सरकारी ज़मीनों पे कब्जे छुड़ाए गए, लेकिन बहुत सारी ज़मीनें बच भी गई। बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो कि सरकार के इन्फ्लुएंस की वजह से अब बाबर साहब का हल क्या है? इसी तरह से पुलिस ऑपरेशन इसका हल है कि लोगों को ज़बरदस्ती निकाला जाए और जगहों को खाली करवाया जाए, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट हमेशा कहती रही है जब तक हम कोई मुतबादिल लोगों को नहीं देंगे रिहाइश, हम इनको नहीं निकाल सकते। वो सिर्फ मुतबादिल नहीं, वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएँ, यहाँ से चले जाएं और हमारे गले से ये फंदा जो है ये उतर। हर साल कराची डूबता रहे, हर साल कराची डूबता रहे, कब्जे होते रहे। नहीं है उनको, पहले नहीं डूब वो इस चीज़ की उनको परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो ये जो मास्टर प्लान था ओरिजिनल उसको क्यों तब्दील किया जाता? ये जो इतनी सरकारी ज़मीनों पे जो कब्जे हो जाते हैं, ये सरकारी ज़मीनों पे कब्जे छुड़ाना किसकी जिम्मेदारी है? सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो इसकी मुहाफ़िज़ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसका मुहाफ़िज़ है। किस तरह से कोई सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर सकता है? आप कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जब अनलिवेबल सिटीज जो कही गई हैं उनमें आ गई। नहीं, आप सोचिए कि शाम में खाना जंगी वैसे जंग है, उसके शहर जहां पर आ रहे हैं वहां उस फहरिस्त में कराची आया हुआ है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि यानी रहने के काबिल नहीं रहा कराची। तो आप अब मुझे ये बता रहे हैं बाबर साहब कि जी ये यूं ही रहेगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा शहर आपका, आप फिर कहते हैं रेवेन्यू सबसे ज्यादा देता है, उस पर आप यानी होने देंगे कब्जे और उसकी तबाही? हर साल आप इंतजार करेंगे, लोग मरेंगे जी, हर साल बारिश होगी तो आप कहेंगे जी ये बारिश होगी, बस क्या हो सकता है? वो बात 2-3 महीने देख लीजिएगा, जब बारिश होगी बिजली भी जाएगी और लोग भी मरेंगे। इस दफा फिर मानसून के सीजन में आप देख लीजिएगा, तो सर फिर क्या अगले नाले भी जो है उनको भी नोटिस लेना पड़ेगा? इसी तरह चलता रहेगा। 13 साल हो गए, अगर 13 साल में अगर कराची में बेहतरी नहीं आ सकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, तो 130 साल में भी फिर मेरा तो ख्याल है कुछ नहीं हो सकेगा। तो फिर हम किससे सवाल करें? तो ये सुप्रीम कोर्ट फिर कहते हैं जी जनाब ये अदालती मुदाखलत ही होनी चाहिए, जनाब जो अदालत का काम है अदालत करे। फिर अदालत किधर जाए? उसने जाकर तो नहीं अहकाम पर अमल करवा लेना, उसने अहकाम दे दिए हैं, कई सालों से दिए हुए हैं, तो उस पर अगर अमल नहीं हो रहा तो अब अदालत क्या करेगी? जजेस जाकर खुद के कब्जे छुड़वाएंगे। अब ये पुलिस जो भेजी गई है किस लिए भेजी गई है? सिर्फ ये दिखावे के लिए आपके ख्याल से भेजी गई है और उसके बाद कुछ नहीं होगा? ये इसी तरह क्लब चलते रहेंगे, इसी तरह कब्जे होते रहेंगे? उसामा साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिखावे के लिए पुलिस नहीं भेजी, उन्होंने ऑर्डर दिए कमिश्नर को कि 2 दिन के अंदर अंदर ये सारी नाजायज़ तजावज़ात जो हैं इनको ख़त्म किया जाए, वो जो लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, वो जो इलीगल कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है उसको ख़त्म किया जाए, वो सारे घर जो नालों के इर्द गिर्द बने हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए, वो सारी नाजायज़ तजावज़ात जिसकी वजह से जो रोड्स हैं वो उनका साइज़ छोटा हो गया, जो बड़ी मेन शाहराएँ हैं उनके ऊपर जो तजावज़ात बनी हुई हैं उनको ख़त्म किया जाए, जो सड़कें हैं उनको असल शेप में रिस्टोर किया जाए। अब ये वो काम था, ये जो कराची का ओरिजिनल मास्टर प्लान है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट उसको रिस्टोर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर रोड जो थी उसको रिस्टोर करवाया, उसके इर्द गिर्द रेलवे की ज़मीनों पे, कीमती ज़मीनों पे जो कब्जे हुए थे उसको ख़त्म कराया। अफसोसनाक बात यह है कि वो लोग जिनको ये मैंडेट दिया गया था कि उन्होंने कराची को ओरिजिनल शेप में रिस्टोर करना है,
वो सारे कब्जा ग्रुपों के साथ मिले हुए हैं, सुप्रीम वो कोर्ट वहाँ पे तो बैठ नहीं के माल बना रहे हैं और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ रहा है वो उस काम के लिए जिसका मैंडेट इलेक्टेड लोगों को दिया गया था। कराची जब सर्कुलर रेलवे की बात आई उसको क्लियर कराने की, तो वहाँ पे सिंध हुकूमत और पीटीआई शेख रशीद रेलवे थे, वो सारे सामने आ गए थे। उनका ये नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से अभी भी पूरा मुकम्मल नहीं उन्होंने किया, अभी भी वो सर्कल, हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो फ्राहमी उसको यकीनी बनाना, ये जो हुकूमतों का मसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कराची के अवाम के लिए एक बड़ा स्टेप लिया, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट की मदद के बगैर या उनके अहकामात के बगैर तो ये हुकूमत वफाकी या सूबाई चाहते हुए तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि बड़े बड़े माफियाज और स्टे आ जाते हैं। फिर उसके बाद किडनी हिल पार्क जो है वहाँ पे तजावजात की भरमार है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि उसको किया जाए। नाले जो है गुजर नाला हो गया और रंगी नाला हो गया। तो मामला ये है कि ये जो तो ब्लेसिंग है, मैं समझता हूँ किसी भी सूबाई हुकूमत के लिए, अगर वाकई वो आवाम के हकूक़ की अगर पासदारी करना चाहती है, आवाम को उनके हकूक़ देना चाहती है, तो उसके लिए तो एक ब्लेसिंग है कि जो तमाम जो अदालतों की आर्डर है उसने कालदम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम मुवाजना करेंगे बुज़दार सरकार और शहबाज शरीफ का, और साथ ही सिंध के बजट पर बात होगी ब्रेक के बाद। अब पता चला सिंध का बजट भी पेश हो गया है, और जिस तरह के अदादो शुमार हैं उससे तो लगता है कि जनाब सिंध में वाकई अब बड़ा ज़बरदस्त काम होगा। अब कोई महरूमी रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि 20% तक इजाफा कर दिया गया है जनाब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में। और क्या चाहिए सरकारी मुलाजमीन को जनाब सिंध हुकूमत से, और इसके साथ साथ पेंशन में भी इजाफा कर दिया गया है। फिर मैं देख रहा हूँ कि तरक्याती फ़ंड प्रोग्राम उसमें इजाफा किया गया है, रिकॉर्ड इजाफा है जनाब। बहुत ज़्यादा तरक्याती काम अब सिंध में होंगे। बाबर डोगर साहब, इसके बाद किसी को गिला नहीं रहना चाहिए। अब वाकई सिंध जो है वो एक आपको नज़र आएगा एक साल में, क्योंकि इतना पैसा, इतने अरबों रुपया जब लगेगा तो ये नहीं हो सकता कि वहाँ पर आपको कराची में और सिंध में, अंदरूनी सिंध में आपको गिला रह जाए। इस साल हो जाएगा। 13 साल में जो नहीं नज़र आया, मुझे उम्मीद है कि इस साल हो जाएगा। इतने अरब रुपया अगर आप इसमें से चलें, वो जो भी आप कहते हैं जी 20% होता है, 30% इधर उधर जाना ही होता है, वो हर सूरत, उसके बावजूद मतलब सैकड़ों अरब रुपया अगर लगेगा, सर ऐसे तो नहीं है कि वो कोई फ़र्क ना पड़े कराची और सिंध की सूरत हाल पर। उसामा साहब, देखें, एक चीज़ को तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि उन्होंने मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफा किया, जबकि मरकज़ में और पंजाब में 10% इजाफा हुआ। तो जो बेचारे वो मुलाजमीन जो ईमानदार हैं, ईमानदारी से अपना काम भी कर रहे थे और महंगाई में वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। और जो उन्होंने मिनिमम वेज जो रखी है वो 25,000 रुपये, प्राइवेट मुलाजमीन के लिए जो उजरत है वो बढ़ा दी गई है, वो 25,000 रुपये महीना रखी गई है। असल इशू जो है ना, सबसे बड़ा इशू साहब वो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं जी, उनको कोई लीगल कवर हासिल नहीं है। असल इशू ये, देखिए, यहाँ पर 20,000 किया गया पंजाब में और मरकज़ में, जबकि सिंध में 25,000 कर दी गई मिनिमम उजरत जो है किसी भी मजदूर की। तो यहाँ पर मैं बेतहाशा मार्केटों में जो लड़के काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, डेली वेजेस पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनको इतनी उजरत दी नहीं जाती, एक्सप्लॉयटेशन की जाती है। उस दिन अमीर अब्बास जी कह रहे थे कि इवन मियाँ वाली में जो कानकुनों को पैसे दिए जा रहे हैं वो कम दिए जा रहे हैं। लाहौर में आप सारा देख लें, तो कम से कम कोई सिस्टम होना चाहिए, गवर्नमेंट को कोई सिस्टम इवॉल्व करना चाहिए कि लोग जो हैं वो लोगों को सैलरियाँ पूरी दें। यहाँ पे बड़ी खौफनाक किस्म की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, बड़ी खौफनाक किस्म का इत्तेसाल किया जा रहा है गरीब आदमी का। उसे काम तो 12-12, 14-14 घंटे लिया जाता है, लेकिन जब उजरत देने की बात आती है तो वो जो सरकार ने जो मिनिमम उजरत रखी, ये मिनिमम है जी जी, ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम ये है कि 20,000 रुपया होगी जी। तो वो बेचारे को 10,000 ही मिलता है या 12,000 ही मिलता है। मुझे पता है कि लाहौर में ज़्यादा 50% ऐसी वर्क फोर्स है जो कि इससे आधी कीमत पे काम कर रही है, मिनिमम वेज की जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया उसे आधे रेट पे काम कर रही है। लेकिन वो कहाँ पे जाएं, कहाँ पर जाके अपना केस तो शुक्र करते हैं इतना उनके पास कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई शुनीद ही नहीं है। जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वहाँ पे तगड़े लोग हैं, डिपार्टमेंट, आप वहाँ पर किसी के पास शिकायत करने जाएंगे वो नौकरी से भी गए और होना भी कुछ नहीं। अच्छा असद करल साहब, मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि बुज़दार साहब
और शहबाज शरीफ साहब का मुकाबला। वो कहते थे कि जी इमरान खान खुद कहते हैं कि जी हमें ये सुनने को मिलता था नून लीग कि जी क्या है, खाते हैं तो लगाते भी तो हैं। तो बुज़दार साहब ने जितनी किफ़ायत शायरी दिखाई है वो ना लगाते हैं ना खाते हैं। ये तो फिर अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि 9.5 करोड़ रुपया उन्होंने बचाया है, 9.5 करोड़ वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में। शहबाज शरीफ साहब के दौर में थे 23 करोड़ रुपए, 23 करोड़ 86 लाख, और बुज़दार साहब के जो दफ्तरी अखराजात हैं वो हैं 14 करोड़ 41 लाख रुपये। तो ये तो उसमें स्ट्रेटजी मेजर जो है किफ़ायत शारी की जो मुहिम है उसका ये सबूत है। लेकिन गवर्नर हाउस जो है उसके अखराजात जो है वो बढ़ गए, तकरीबन 4 करोड़ उसमें इजाफा हुआ है। जबकि बुज़दार साहब जो है उनके जो CM सेक्रेटेरिएट है या वज़ीर आला है उसका खर्चा जो है उसमें कमी वाक़या हुई है। लेकिन 1 करोड़ 36 लाख रुपए उन्होंने वैसे बचाया भी है, या वो तो ये होगा कि वो तो इस फंड ज़्यादा अगर कंपैरिजन करेंगे तो शहबाज शरीफ साहब के पास इतना लंबा चौड़ा डाटा है, वो किसी भी अदालत में, इंसाफ अदालत में हो या हाई कोर्ट में हो या पहली बात तो वो तकरीर शुरू कर देते हैं, पता नहीं कहाँ उन्होंने बचाया। वो कहते हैं इतना मैंने, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब अपने ज़ात से भी बड़ा पैसा, ज़ाती पैसा भी बड़ा लगा देते हैं। शहबाज शरीफ साहब के दौर में बेतहाशा हेड्स रखे गए हुए थे अननोन, उन हेड्स में बेतहाशा जो अखराजात थे वो उन हेड्स में कर दिए जाते थे जो कि मिलते नहीं थे कि ये हेड्स कौन से हैं। सर एंटरटेनमेंट का मैंने पढ़ा है, मैं आपको बताता हूँ, रुपया तो उधर लग गया सर, बड़ा थोड़ा है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि शहबाज शरीफ के दौर में मेरे एक जाने वाले वहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी थे, वो एंटरटेनमेंट में लगे हुए थे। अच्छा, वो ये उन्होंने मुझे बताया कि जनाब शहबाज शरीफ के जितने भी वर्कर्स की तरफ से इधर उधर से जो शादियों के कार्ड आते थे बच्चों के, अच्छा, या बच्चों के, तो ये जाते नहीं थे। अच्छा, वो उस पर लिख दिया करते थे कार्ड पे कि जनाब इसको 50,000 रुपया प्लस 2 सूट, इसको 10,000 रुपया प्लस 5 सूट, वो इस तरह लिख दिया करते थे। वो जो DS थे उनका ये काम होता था कि वो सारे वर्कर के घरों में ये चीज़ें भिजवाएं सरकारी खाते में। बल्कि वो जो इनके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार या ये जानने वाले या पार्टी वर्कर जो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ को अपने बच्चों की शादियों के कार्ड भेजते थे, वो पार्टी लीडर है या MPs या MNAs या मिनिस्टर, तो उनको जो तोहफे, तहाइफ, सलामी दी जाती थी वो सरकारी खाते से दी जाती। उसके अलावा जाती उम्रा के जितने हज़ारों लोग थे, वो खाना पीना, वो 8 क्लब रोड से रेगुलर बुनियाद पर जाती उम्रा का खाना जाता था। वहाँ पर जितने भी लोग थे, वहाँ पर जितनी दावतें होती थी, उसकी मैं एक मिसाल लेता हूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में नहीं थे तो उस वक्त जाती उम्रा में बाहर जर्नलिस्ट बाहर खड़े होते थे, पार्टी वर्कर्स बाहर खड़े होते थे, वो बेचारे वहाँ पर उनको पानी भी नहीं पूछा जाता था। जिस दिन शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में आ गए, हुकूमत में आ गए, उसके बाद ये हुआ कि जाती उम्रा के अंदर बाकायदा तौर पे जर्नलिस्टों को, पार्टी वर्कर्स को बाकायदा तौर पे खाना दिया जाता था। और बाद में हमें पता चला कि ये जो सारा खाना है ये तो 8 क्लब रोड से आता है, वज़ीर आला हाउस से आता है, और ये खाना इसलिए खुला है कि ये अब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में आ गए हैं, हुकूमत में आ गए हैं, और ये खाना जो है ये सरकारी खाते से दिया जा रहा है। इवन जाती उम्रा में जितना खाना, जितनी ज़्यादा दावतें हुई नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के जब वज़ीर आला थे और नवाज शरीफ कुछ भी नहीं थे, जितनी भी दावतें की गई वो सारे खाने 8 क्लब रोड से आए। तो ये पल्ले से तो 1 रुपया नहीं शहबाज शरीफ खर्च करते थे, वहाँ पर सारा खर्चा घरों की 5 जो घर थे उन्होंने CM सेक्रेटरी जो डिक्लेयर किया हुआ था, वहाँ पर टॉयलेट पेपर से लेके हर चीज़ जो थी वो तो सरकारी खाते से थी। तो सरकार वहाँ पे तो सारा खर्चा जो था इधर से ही होता था। अब वैसे तो बुज़दार साहब जो है ये भी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतना खर्चा भी नहीं होना चाहिए। 11 करोड़ भी बहुत ज़्यादा खर्चा, अगर वहाँ पे 23 करोड़ था, इन्होंने 11 करोड़ किया, ये भी मुझे ज़्यादा लगता है। आपने तो कहा वहाँ पे करना क्या है, वहाँ पे 4 बिस्किट रखे, एक चाय कॉफ़ी रखे बस, तो इसके अलावा और खर्चा क्या है। ये भी हुआ था वैसे शहबाज शरीफ दौर में एंटरटेनमेंट तहफ़ की मद में, अब ये पता नहीं उसमें शामिल है जो आप बता रहे हैं या नहीं, 8 करोड़ 99,91,000 रुपये खर्च हुए। बुज़दार साहब ने 4 करोड़ 40 लाख रुपए एंटरटेनमेंट तहफ़ की मद में खर्च किए हैं। तो आपके ख्याल से भी ज़्यादा, लेकिन बहरहाल पहले से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कम किया है। और गाड़ियों की मुरम्मत का देख रहा हूँ मैं, 4 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के दौर में। 2017-18 की बात है, ये 1 साल की। और बुज़दार साहब जो है ना 1 करोड़ 50 लाख रुपए इन्होंने भी खर्च की, मुरम्मत पर है। कोई नई गाड़ियाँ नहीं खरीदी गई, इस सिर्फ गाड़ियों की मेंटेनेंस से आप अंदाज़ा लगाएं। तो ये आपको वज़ीर आला जो है ये कोई इतने सस्ते नहीं बनते, जनाब वज़ीर आला बन जाए तो बड़े खर्चे होते हैं इस कौम के। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।